दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सॉल्यूशन में यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं डेली बेस पर, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जैसे कि RO, UPPCS, दिल्ली पुलिस, SSC, UP SSC रेलवे, यानी कि जहां भी संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा संसद का पार्ट 3 है। पिछली क्लासों में हमने 2 संसद की क्लासें देखी थी और उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे तो वह संसदीय समितियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम संसद और संसद की समितियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला कथन है, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। तो पहला तो गलत है हमारा। दूसरा देखते हैं, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखें अगर तो हो जाएगा हमारा 2 वाला, नंबर 2 कथन सही होगा। इस प्रकार हमारा 2 यानी कि बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। यह बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित किया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री यानी कि आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009 से 10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ए, तदर्थ निधि, बी, अतिरिक्त अनुदान, सी, अनुपूरक अनुदान, डी, अनुदान का अनुरोध। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर होगा अनुदान का अनुरोध। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान यानी कि प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने में मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण समिति सम्मिलित हैं। ए, नंबर 1 कथन दिया गया है बजट, नंबर 2 बजट पर चर्चा, नंबर 3 विनियोग विधेयक को पारित करना, नंबर 4 लेखानुदान, नंबर 5 वित्त विधेयक को पारित करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए, कूट के माध्यम से इसका उत्तर निकालना है तो हो जाएगा हमारा नंबर 1 सही होगा, नंबर 2 बजट पर चर्चा सही है, नंबर 3 विनियोग विधेयक को पारित करना यह भी सही हो जाएगा, लेखानुदान यह गलत हो जाएगी। यानी कि 4 जहाँ पर है वह तो हमको गलत ही कर देना है। बचे हमारे पास ऑप्शन 2 वित्त विधेयक को पारित करना यह भी सही है। यानी कि 1 2 3 5 तो डी वाला राइट आंसर होगा, ए वाला कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है?
ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी कटौती प्रस्ताव। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है, यह निंदा प्रस्ताव कहलाता है। अगला है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। बात करें कटौती प्रस्ताव की। बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती एवं मितव्ययिता कटौती। अगला देखते हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। ए सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, बी सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक में से अधिक। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी स्थगन प्रस्ताव, डी शून्यकाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी स्थगन प्रस्ताव। व्याख्या देखेंगे इसकी। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। नंबर 1 स्थगन प्रस्ताव, नंबर 2 प्रश्नकाल, नंबर 3 अनुपूरक प्रश्न। तीनों कथनों के बाद में हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे सबसे पहले हम। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव यानी कि प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि वह वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। प्रश्नकाल कैसे समझेंगे। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहा जाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न में क्या होता है, संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर
मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन्हें अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इसके सही होंगे। नंबर 1 कथन दिया गया है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, तो यह तो गलत होगा। 2 जहाँ पर हो वह तो काट देंगे, यानी कि 2 हमारा पहले में है, 2 हमारा ई वाले ऑप्शन में है। इसके अतिरिक्त अगला देखते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरा प्रश्न सही है, कथन सही है, और पहला यानी कि 1 और 3 जहाँ पर हो हम उसको सही मान लेंगे। पूरक प्रश्न नहीं, तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा जहाँ पर है वह पहले ही कट जाएगा हमारा। तो बी वाले आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण के रूप में कथन दिया गया है, राजग यानी कि राष्ट्रीय, इसको हम ऐसे ही कर देंगे, यानी कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। तो कथन और कारण के रूप में इसका सही उत्तर बताना है, और कारण देखेंगे यहाँ पर, या तो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कारण है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो यह भी सही है, यानी कि दोनों सही है, और यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। ए 19, बी 20, सी 21, डी 22। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारा चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था, तथा पुनः 2015 में इसे और बढ़ाकर 30 कर दिया गया, ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। बी, विधेयक पर बहस को जारी रखना। सी, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार। डी, सदन को स्थगित कर देना। ई, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। व्याख्या देखेंगे इसकी। गिलोटिन समापन एक अन्य रूप है, इसका अर्थ है जारी। कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा है तो आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा का द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व
कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता, सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। बी, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही गठित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर बताया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना, नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में बी हमारा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों का निरीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। तो इसका देखते हैं। नंबर 1 दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। नंबर 2, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है, तो यह गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 जब सही हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमको चूज करना है, तो हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का सचिवालय ए, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। बी, राष्ट्रपति के अधीन है। सी, सरकार से स्वतंत्र है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार से स्वतंत्र है भारतीय संसद का सचिवालय। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। बी, न्यायिक समीक्षा से। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है या प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ए, 1/1/1997 को। बी, 15/8/1997 को। सी, 26/1/2002 को। डी, 13/5/2002 को। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, 13/5/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? ए, मोतीलाल नेहरू। बी, विट्ठल भाई पटेल। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, CR दास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विट्ठल भाई पटेल।
अगले क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा, अगला टॉपिक हमारा वह होगा संसदीय समितियां। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। बी, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। सी, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर। डी, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए, भारतीय संसद किस रीत से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो हो जाएगा ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरणार्थ लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए, लोक लेखा समिति। बी, प्राक्कलन समिति। सी, सरकारी उपक्रम समिति। डी, याचिका समिति या कमिटी ऑन पिटिशंस। चारों ऑप्शनों में से सबसे बड़ी जो समिति संसदीय समिति है, तो उसका राइट आंसर होगा हमारा बी, प्राक्कलन समिति। आइए देखते हैं इन सभी समितियों के बारे में जानते हैं। प्रश्नगत विकल्प में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियों से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचन की जाती हैं अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां। नंबर 1 देखेंगे, लोक लेखा समिति। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगली समिति देखते हैं। अगली समिति हमारी कौन सी है? प्राक्कलन समिति। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अगली देखते हैं। अगली दी गई हमारी सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। नोट में किया दिया गया, उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हैं, जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। अगली देखते हैं, याचिका समिति। नंबर 4 दी है। याचिका समिति के बारे में जानते हैं। याचिका समिति
के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है, पुनर्गठन किए जाने तक यह सीमित समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? चारों ऑप्शनों में से ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी कौन सी समिति है, तो प्राक्कलन समिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, बी 1 वर्ष का, सी 3 वर्ष का, डी 4 वर्ष का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का, जैसा कि अभी हमने इसके बारे में देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सी प्राक्कलन समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? ए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, बी क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, सी क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में, डी दोनों सदनों से समान संख्या में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम यहाँ पर। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली स्थायी समिति एवं दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की, डी भारत की आकस्मिकता निधि की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगला क्वेश्चन देखा जाए, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। ए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, बी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना, सी नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी वित्त मंत्री को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी लोकसभा के स्पीकर को।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में, बी राष्ट्रपति कार्यालय में, सी वित्त मंत्रालय में, डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में कितने होंगे 15 और 7 हो जाएंगे राज्यसभा में। टोटल कितने होते हैं 22। तो इस प्रकार हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, नंबर 1 कथन दिया गया है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। नंबर 2, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। नंबर 3, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारा पहला तो गलत कथन है, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो यह भी सही होगा। तो इस प्रकार हमारा पहला गलत होगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए, लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा के सभापति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 16 का ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सूची 1 सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी गई है, सूची सेकंड। देखते हैं यहाँ पर मिलाएंगे। लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, तो हो जाएगा हमारा नंबर 3 वित्तीय समिति से। बी का याचिका समिति किससे संबंधित है, याचिका समिति हो जाएगी हमारी कार्यकारी समिति से। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति हो जाएगा तदर्थ समिति। बचा हमारे पास एक विभागीय समिति, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड या स्टैंडिंग समिति। तो ए का 3 कहाँ कहाँ है, ए का 3 हमारा सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो बिल्कुल राइट है हमारा सी वाला ऑप्शन। यहाँ पर इसके सही मिलान को भी देख सकते हैं एक बार। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार समिति, तदर्थ समिति और विभागीय समितियाँ स्टैंडिंग समिति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। नंबर 1 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, नंबर 2 एस्टीमेट्स कमेटी से, नंबर 3 सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। अपना उत्तर दिए गए कोड से चुनिए। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर सिर्फ 2 वाला सही है। एस्टीमेट्स कमेटी से राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 2। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। प्राक्कलन या आकलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा या पब्लिक कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ए. लोक लेखा समिति, बी. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सी. आकलन समिति, डी. सरकार की आश्वासन समिति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. आकलन समिति। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ए. दोनों सदनों के सदस्यों से, बी. राज्यसभा के सदस्यों से, सी. लोकसभा के सदस्यों से, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा सदस्यों से गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? ए. प्राक्कलन समिति, बी. लोक लेखा समिति, सी. लोक उपक्रम समिति, डी. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा कौन कौन सी समितियां हैं? प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है। लेकिन चौथा ऑप्शन यानी कि डी वाला नहीं है। तो ए, बी, सी और ए, बी, सी, यहाँ पर ए, बी, ए, सी, डी दिया गया है, यहाँ पर ए, बी, डी है। ए, बी, सी वाले ऑप्शन में मिलेगा और डी वाला कट जाएगा यहाँ पर। तो डी इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम। भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां निम्न हैं। नंबर 1 प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। नंबर 2 लोक सार्वजनिक लेखा समिति, 22 सदस्य यानी कि 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा में। नंबर 3 लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें कौन कौन से होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से, जो 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? नंबर 1 सार्वजनिक लेखा समिति, नंबर 2 प्राक्कलन समिति, नंबर 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन कौन से हैं? यह तीनों हैं, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी कि डी वाले ऑप्शन में हमको सभी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी आकलन समिति, सी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। चारों ऑप्शनों में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, हम आपको बताते हैं इसकी व्याख्या के जरिए से। दिया है संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी समितियां, नंबर 2 तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों में 3 मुख्य वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति आदि शामिल हैं। अतः प्रश्नानुसार चारों विकल्पों में उल्लिखित समितियां स्थायी समितियां हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन कोई नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर चारों स्थायी समितियां हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ए. सार्वजनिक उद्यमों के बारे में। बी. सरकारी आश्वासनों के बारे में। सी. आकलनों के बारे में। डी. अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई भी संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट यदि कोई हो की जांच करने तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासन संबंधी समितियां या समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच या मितव्ययिता एवं धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। चार ऑप्शन है। ए. भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी. रेल मंत्रालय द्वारा। सी. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। डी. परिवहन मंत्रालय द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। ए. दोनों सदनों से प्रत्येक के 15 सदस्य। बी. 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। सी. 18 सदस्य लोकसभा से तथा 12 सदस्य राज्यसभा से। डी. 16 सदस्य लोकसभा से तथा 14 सदस्य राज्यसभा से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच है संसदीय समिति यानी कि JPC के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एवं राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया तथा मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? ए. मुरली मनोहर जोशी। बी. PC चाको। सी. AB वर्धन। डी. सीताराम येचुरी। चारों ऑप्शनों में से जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष PC चाको थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती हैं? नंबर 1 संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। नंबर 2 संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। नंबर 3 वित्त आयोग। नंबर 4 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। नंबर 5 नीति आयोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन कौन सी हैं। तो हो जाएगा नंबर 1 संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। नंबर 2 संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। वित्त आयोग गलत हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यह भी गलत होगा। नीति आयोग यह भी गलत है, यानी कि 1, 2 हमारा सिर्फ राइट आंसर है। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमने चर्चा की,
और यहाँ पर देखेंगे इसकी हम व्याख्या को दिया है। भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र, विधायी सुधार एवं नीति आयोग संबंधित नहीं है। तो आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक पिछली क्लासों को यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी पिछली क्लासों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई, एक साथ में आप क्लासों को सभी एंजॉय कर सकते हैं और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।